हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और क्लास 7 की साइंस की बुक हम पढ़ रहे हैं। एसईआरटी की बुक है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं जो आपके पेपर 1 ईवीएस में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सुपर टेट में साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस के जो क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको इन बुक से देखने को मिलेंगे। तो ये बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो इन बुक्स को ज़रूर पढ़ें और वीडियोज़ को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं चैप्टर 2 रेशों से वस्त्र तक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। लर्नर्स, अगर आप सीटेट, यूपीटेट या रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़कर पा सकते हैं ऐसे फीचर्स जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के टारगेट यूपीटेट 2021 के लिए अनअकैडमी लेकर आया है एक कंप्लीट बैच कोर्स जिसे आप 8 जनवरी से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, जल्द ही यूपीटेट की जो एग्ज़ाम है उसके आवेदन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपको बहुत ही कम टाइम मिलने वाला है यूपीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो उसके गाइडेंस के लिए, कंप्लीट सिलेबस के लिए, कंप्लीट कोर्स के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीड पर भी स्टार्ट होने वाला है जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये प्राइमरी लेवल का कोर्स है और ये इसमें मोनिका कुशवाहा, धर्म सिंह, शरद गुप्ता, मनोज कुमार, सर्वेश कुमारी आप लोगों की हेल्प करेंगे आपके सब्जेक्ट को क्लियर करने में, आपके कोर्स को पूरा करने में। तो आप आज ही एनरोल करा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने सीटेट में अप्लाई किया है तो बेस्ट ऑफ सीडीपी फॉर सीटेट का कोर्स भी आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है और ये बिल्कुल फ्री है अनअकैडमी पर। ये 9 जनवरी से 11 जनवरी तक चलने वाला है जिसमें आपको सीडीपी की तैयारी दीपक, हिमांशु, पूजा, मोनिका कुशवाहा, प्रशांत सिंह, संतोष कुमार शर्मा के द्वारा करवाई जाएगी और सभी का टाइमिंग अलग अलग रखा है जिससे कि आप आसानी से अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर पाएँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे, रिवीजन कोर्स होगा, रिवीजन करवाया जाएगा आपके सीडीपी का। तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरा रेफरल कोड या फिर अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है प्रतीक्षा टेट, जिससे कि आप लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस को पा सकते हैं बिल्कुल फ्री। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है 10% का ऑफ अगर आप लिखते हैं प्रतीक्षा टेट। आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ और 24 मंथ्स में से किसी भी मंथ्स को चुनकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट के बाद आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप उसकी तैयारी इसी सब्सक्रिप्शन पर बेस पर कर सकते हैं। आपको बार बार हर एक कोर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं करना होगा, बस टाइम पीरियड के को चुनकर आप सब्सक्राइब कीजिए और हर एक कोर्स का, हर एक बैच का फ़ायदा लीजिए और नोट्स प्राप्त कीजिए और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो ऑल बैचेस ओनली वन सब। चैप्टर 2 रेशों से वस्त्र तक। इस चैप्टर में हम पौधे और जंतुओं से प्राप्त रेशे, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, ऊन तैयार करने की विधि, रेशम, रेशम कीट का जीवन चक्र और रेशम प्राप्त करना के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली कक्षा में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे कपास तथा जूट के बारे में विस्तार से पढ़ा और इस इकाई में हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जैसे ऊन तथा रेशम को प्राप्त करने की विधि तथा इनसे वस्त्र बनाने की विधियों के बारे में जानेंगे। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। पौधे से जो प्राप्त होने वाले रेशे हैं उन्हें हम पादप रेशे कहते हैं। पादप का मतलब क्या होता है? जो पौधे होते हैं उनको पादप कहा जाता है। तो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे। जैसे कपास के पौधे के बिनौलों से रुई निकलती है। पटसन या सनई के पौधों के तनों से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास के जो रेशे हैं उसका उपयोग हम कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में करते हैं, जबकि जूट के रेशों में से रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाए जाते हैं। इसी प्रकार जैसे पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते थे, वैसे ही जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहा जाता है। ऊन तथा रेशम प्रमुख जांतव रेशे हैं और ऊन के रेशे भेड़ तथा याक के शरीर के बालों से तथा रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु सामान्यतः
भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। जिस वास स्थान पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली अंगोरा बकरी। तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। अंगोरा बकरी किस क्षेत्र से संबंधित है या कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। तो अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती हैं। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेको दोनों ही नाम आप याद रखें। लामा जो बकरी है या लामा जो है वो कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। एल्पेको भी दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। नामक जंतुओं से हम ऊन प्राप्त करते हैं। यहाँ आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है, जैसे घने बालों वाली भेड़। याक कहाँ है? लद्दाख की बात हो रही है या तिब्बत की बात हो रही है, वहाँ पर याक की ऊन का प्रयोग करते हैं। ऊँट लामा, तो ये लामा है, इस तरह की होती है लामा। और एल्पेको ये कहाँ पाए जाते हैं? ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। अंगोरा बकरी की बात होगी तो अंगोरा बकरी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाई जाती है। और कश्मीरी बकरी, ये आप देख सकते हैं, कश्मीरी बकरी ये पश्मीना ऊन जिससे प्राप्त होती है। ऊन तैयार करने की विधि आपने महसूस किया होगा कि सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोए अधिक मुलायम होते हैं, पतले तथा हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल, और इन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है और ये सामान्यतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र और या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी भागों में गडेरियों द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। तो ये आप लाइन ध्यान रखिएगा, नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। यहाँ पर कुछ नस्लें दी गई हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं ये बताया गया है और गुणवत्ता दी गई है ऊन की। तो नस्ल का नाम है भाकर वाल, जो भेड़ की नस्ल है और ये पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में। इसका प्रयोग ऊनी शॉलों के लिए किया जाता है। रामपुर बुशायर भेड़ उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। भूरे ऊन वाले कंबल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नाली या नली नस्ल की जो भेड़ें हैं वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती हैं। गलीचे का प्रयोग जो बनाने का प्रयोग इस तरह की भेड़ों के बालों से किया जाता है। लोही जो भेड़ है वो राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है ऊनी वस्त्र के लिए। मारवाड़ी गुजरात और पाटनवाड़ भी गुजरात में पाई जाती हैं। ये मोटी व रुक्ष ऊन कंबल के लिए और हौजरी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। पहला चरण क्या है? भेड़ों के बालों की कटाई करना। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है और यह प्रक्रिया ऊन के रेशों की कटाई कहलाई जाती है। तो सबसे पहला जो चरण है भेड़ों के बालों की कटाई। दूसरा जो चरण है वो है अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उसकी चिकनाई, धूल और गर्द क्या है निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाई जाती है और आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं, ये ऊन की कटाई, ये फिर अभिमार्जन। फिर है छटाई। तीसरा जो चरण है छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है। इसमें अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। छटाई का काम
हाथों से या मशीनों की सहायता से किया जाता है। फिर है कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की उन धागों के रूप में कताई की जाती है। फिर रंगाई है। रंगने का जो कार्य है वो किया जाता है। भेड़ों और बकरियों से प्राप्त रेशे काले या भूरे या सफ़ेद रंग के होते हैं, तो आप रंग बिरंगे जो ऊन प्राप्त होती हैं वो रंगाई से मिलती हैं। ऊनी धागा बनाना, रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। कुछ और भी जाने, यहाँ पर हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, परंतु जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कुछ समय बाद एक घातक रुधिर रोग सोटर्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। तो कौन से जीवाणु के द्वारा संक्रमित हो जाते हैं जो लोग रेशों की छटाई करने में वाले काम में लगते हैं, उन कारीगरों को कौन सा रोग होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं। और कौन सा रोग, ये एक रुधिर रोग है, सोर्टस रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाया जाता है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा सकता है। और गुणवत्ता की दृष्टि में न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ों से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। तो मेरिनो भेड़ ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप NCERT में आपको मिल जाएगा। NCERT में भी आप पढ़ोगे इसके बारे में। इसके साथ ही ये जो मेरिनो भेड़ से संबंधित क्वेश्चन है, ये पेपर 1 में कई बार पूछा गया है और ये CTET के पेपर 1 में पूछा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको बुक में दी हुई है वो सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपके बुक में ऑलरेडी इसके बारे में चीज़ें दी गई हैं। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। तो अब हम रेशम के बारे में पढ़ रहे हैं। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट के कोकून से। प्राचीन काल में राजसी वस्त्र रेशम के ही बने होते थे। रेशमी वस्त्र हल्के, चिकने, मजबूत, टिकाऊ तथा आकर्षक होते हैं। रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, और इसके बारे में हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था, हिस्ट्री की बुक में। और चीन में एक रेशम मार्ग है जिससे कि चीन का आयात और निर्यात होता है। चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। भारत भी व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश चीन है। फिर रेशम कीट का जीवन चक्र, यहाँ आपको जीवन चक्र पिक्चर के रूप में दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा जान लेते हैं। रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती हैं, जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं, जिन्हें कैटरपिलर, इल्ली या लार्वा कहा जाता है। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खा जाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता रहता है जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर इस लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है, जो हवा के संपर्क में आने पर सूख कर रेशम के रेशे में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाते हैं और रेशम के रेशों में से लिपटते हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। इन
प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकलता है और अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करता है। तो ये था रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट का पालन क्या होता है ये जान लेते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहा जाता है। ये आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है टेट के एग्जाम्स में कि सेरीकल्चर क्या होता है। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु में है। कर्नाटक के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और असम में भी रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में नैनीताल तथा हल्द्वानी भी रेशम कीट पालन में अग्रणी है। असम तथा झारखंड में कई किसानों का प्रमुख व्यवसाय कीट पालन ही है। वे पेड़ों पर रेशम कीटों को पालते हैं। नर कीट की तुलना में मादा कीट आकार में बड़ी होती है और एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। इसके बाद कोकून से रेशम प्राप्त करना। पूर्ण कोकून बन जाने पर उन्हें इकट्ठा किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी कितने डिग्री यानी कि 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का जो चिपचिपा पदार्थ है वो घुल जाता है और रेशम के जो रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है और इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है। रेशम के धागों की सुंदर रंगों में रंगाई की जाती है। बुनकर द्वारा रेशम के इन्हीं रंग बिरंगे धागों से रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। इसके बाद कुछ और भी जान लेते हैं, जैसे रेशम कीट के एक कोकून यानी कि कोया से 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक का लंबा रेशमी धागा निकलता है। 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग 5500 कोकूनों की आवश्यकता होती है। रेशम कीट पालन में लगभग 1% कोकून से रेशम प्राप्त न करके उन्हें वयस्क रेशम कीट बनकर तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वे रेशम निर्माण के लिए पुनः नया जीवन चक्र प्रारंभ कर सकें। ऊन की उपयोगिता आप सभी जानते हैं। ऊन कितनी उपयोगी है, हमें ठंड के मौसम में सर्दी से बचाती है। रेशम की उपयोगिता, रेशम से बने वस्त्र हल्के, मुलायम, चमकीले, लचीले, मजबूत और टिकाऊ होते हैं और रेशमी वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं। वस्त्रों के अतिरिक्त रेशम से अन्य वस्तुएं जैसे पैराशूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टाँके आदि भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है और इसके बाद हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर से वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। भारत में ऊन प्रमुख रूप से भेड़ की त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त किए जाते हैं। भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊंट, बकरी आदि के त्वचीय बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊन का संसाधन कहते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। कोकूनों से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाई जाती है। ऊन से स्वेटर, शॉल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। रेशमी धागों से रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा, चोली, चूड़ीदार, शेरवानी आदि बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। तो ऊँटिया, याक, एल्पेको तथा लामा, अंगोरा बकरी, कश्मीरी बकरी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी जो जंतु हैं वो ऊन धारण करते हैं।
दूसरा प्रश्न है, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं तो ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपमार्जक? तो ये होते हैं शाकाहारी। ऑप्शन अ इसका सही है। तीसरा है, भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? तो उसको हमने पढ़ा था बुक में, अभिमार्जन कहते हैं। और रेशम है मानव निर्मित रेशे, पादप रेशे, जंतु रेशे, उपरोक्त सभी। तो रेशम क्या है? जंतु रेशे हैं, कोकून से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन स जो होगा इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।